दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश में बेरोजगारी यूं ही नहीं बढ़ती, किसी भी देश में गरीबी यूं ही नहीं बढ़ती, किसी भी देश में सरकारी सामानों की नीलामी यूं ही नहीं होती और किसी भी देश में सार्वजनिक उपक्रम निजी हाथों में यूं ही नहीं सौंपे जाते। हर कोई जानता है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए, देश को चलाने के लिए इतनी पूंजी सत्ता और सरकार के पास ना हो तो फिर वो क्या करेगी? एक के बाद एक सार्वजनिक उपक्रमों को बेचेगी, निजी हाथों में सौंपेगी, चाहे वो कौड़ियों के मोल ही क्यों ना हो। और शायद यही वजह है कि भारत में बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ रही है, उसमें भी जो बच्चे एजुकेटेड ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन के साथ मौजूद हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। आप कल्पना कर पा रहे हैं कि इस देश में ग्रेजुएट लड़कों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी? 42% 2017 में हुआ करती थी, लेकिन 2020 तक आते आते यह 64% तक पहुंच गई है। इस देश के भीतर में गरीबी बढ़ गई है। एनएसओ का डाटा निकल कर आया, लेकिन सरकार ने वो डाटा भी छुपा लिया और 2013-14 में जो पॉवर्टी लाइन 22% को दायरे में लिए हुई थी, वह 2019-20 में 26% तक पहुंच गई। लेकिन सवाल है, डाटा छुपाने से या सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर किसी तरीके से इस देश को चलाने की प्रक्रिया इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए आज हम शायद इस कंगाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में जो सरकार एक आखिरी कील ठोकने जा रही है, हमें लगता है उसको लेकर अब सचेत हो जाइए। क्योंकि भारत के भीतर में जितने भी पीएसयूज हैं, उसमें आप बैंकों को भी जोड़ लीजिए, जो भी कंगाल होने की स्थिति में आए उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे से मदद किया। भारत के भीतर में बैंक भी डूबने लगे तो उसे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पैसा देकर उसे मजबूत करने की कोशिश की। और भारत के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 2017-22 तक जो आखिरी पंचवर्षीय योजना इस देश में चल रही है, उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा नहीं बल्कि एक लिहाज से पूरा पैसा ही जिस ऑर्गेनाइजेशन का लगा हुआ है वह भी संयोग से सरकारी है। और 1956 में इस देश में बीमा क्षेत्र को लेकर जब नेशनलाइजेशन का जिक्र हुआ था, उस वक्त नेहरू ने कहा था पार्लियामेंट के भीतर में, हम इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं कि लोगों का पैसा जो बीमा क्षेत्र में लगेगा उसको कम से कम लूटने की प्रक्रिया ना हो, क्योंकि अभी तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे वह बीमा के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। तो सबको एक साथ कर 1956 में पार्लियामेंट के भीतर एक कानून बना था। लेकिन कल्पना और परिस्थितियों को देखिए, 65 बरस के बाद उसी संसद को इंतजार हो चला है कि अब एक कानून पास करेंगे जिसमें इस बीमा क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी होगी। इसको टेक्निकल वर्ड में आईपीओ कहते हैं, लेकिन आईपीओ एलआईसी का। एलआईसी भारत में एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की किसी भी संस्था की तुलना में सबसे बड़ी है। एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी भी देश के नागरिकों की संख्या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ी हो वह सबसे ज्यादा है। जितनी बड़ी पूंजी उस ऑर्गेनाइजेशन यानी एलआईसी में लगी है, उतनी दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनता का पैसा नहीं लगा है। लेकिन 100% हिस्सेदारी बीते 65 बरस से इस देश की सरकार के पास रही और इस एलआईसी ने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा बनाया। देश भर के हर कमोवेश हर राज्य में, और हर राज्य के हेडक्वार्टर्स यानी कैपिटल में ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर उसके अपने दफ्तर हैं। इतनी बड़ी तादाद में उसमें कर्मचारी काम करते हैं जो लाखों की तादाद में है। इतना बड़ा स्टाफ, इतने सारे ऑफिस और इस देश के 24 करोड़ लोग अपनी पॉलिसीज के साथ एलआईसी से जुड़े हैं। यानी कल तक, यानी अभी तक भी जो दूसरों को खरीद लेता था, अब उसी को अगर बेचने की तैयारी हो रही है, तो क्या यह भारत की कंगाल होती अर्थव्यवस्था के ताबूत में कहीं आखिरी कील तो साबित नहीं होने जा रही है? आज इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले एक स्थिति देख लीजिए, सिर्फ 5 करोड़ भारत सरकार ने 1956 में दिए थे और एलआईसी उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी। लेकिन उसके बाद से पहली योजना में ही 1956 से 61 के बीच में 18,400 करोड़ रुपए इस देश के लोगों ने एलआईसी में लगाए और एलआईसी ने वो पैसा भारत सरकार को
दिया और भारत सरकार ने उसको अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में लगाया। इस रफ्तार को जब आप समझना शुरू करेंगे तो 1997 से 2002 तक के बीच आते आते 1 लाख से पार हो गया 1,70,000 करोड़ रुपया। यह एलआईसी का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा और वो एलआईसी में पैसा जो आ रहा था वो अलग अलग लोग जो पॉलिसीज लेते थे उन्हीं का पैसा था। क्योंकि जब आप 100% हिस्सेदारी सरकार की होती है तो गारंटी सरकार लेती है, लेकिन जब निजी हाथों में वो चीजें जाएंगी तो फिर गारंटी सरकार की नहीं होगी और प्राइवेट सेक्टर की होगी। और इस देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर का पहला मंत्र है खुद मुनाफा कमाना, जनता को मुनाफा देना नहीं। तो बीमा का प्रीमियम और बीमा को लेकर जो पैसा दिया जाता है वह आने वाले वक्त में क्या होगा यह तो दूर की गोटी है। लेकिन जिस देश में 24 करोड़ लोग एलआईसी से जुड़े हों और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2017 से 2022 तक में जो पैसा लगा हुआ है वो 28,01,483 करोड़ है। सरकार को तय करना है, सरकार के मातहत यह संस्था चलती है, जनता इसमें पैसा देती है, उसके जरिए उसको जो भी बोनस मिलता है और जो भी मिलता है, क्योंकि बीमा क्षेत्र का मतलब ज्यादातर यही होता है कि मौत के बाद आपको बहुत सुविधाएं और पैसे के जरिए जो भी है आपको मिल जाएगा, लेकिन मौत नगण्य के बराबर है, वो दशमलव में आएगी और बाकी जो पैसा मिलता है इससे एलआईसी फैलती फूलती चली गई। देश के कितने बड़े हिस्सों में वो काम कर रही है, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर काम करने वाले लोग हैं, या इससे समझ लीजिए कि 1,40,000 कर्मचारी हैं। इससे समझ लीजिए कि उसमें जो एजेंट काम करते हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 12 लाख के करीब है। इस देश के भीतर में उसके 2000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 8 जोनल ऑफिस जो पूरे उसके एसेट हैं और सारी चीजें ये 36 लाख करोड़ की हैं। उसका 25% हिस्सा आईपीओ में आएगा। आईपीओ का मतलब होता है वो शेयर बाजार में चला जाएगा। शेयर बाजार का मतलब यह होता है कि शुरुआत में उसको बड़ी तादाद में लोग खरीदेंगे, लेकिन उसके अगले बरस उसकी कीमत जब बढ़ेगी तो जो बड़ी कीमत देगा और जो कम कीमत में वो शेयर्स होंगे वह उसको बेचेगा और मुनाफा पालेगा। लेकिन यह बड़ी कीमत कौन खरीदेगा? जाहिर है पैसा किसके पास होगा? आम आदमी के पास नहीं होगा। इस देश में जिसने प्रीमियम ले रखा है उसके पास पैसा नहीं होगा, कॉरपोरेट के पास होगा, इंडस्ट्रियलिस्टों के पास होगा। इस देश के भीतर में जो भी पूंजीपति है उसके पास पैसा होगा। एलआईसी पर धीरे धीरे प्राइवेट हाथों का कब्जा फैलता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो एलआईसी ने किस किस रूप में कितनी मदद इस देश को की है, इसको आप सिर्फ इससे समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में जो लोग भी इस वक्त अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं और वह पैसा बैंक से उठाते हैं, उन बैंकों को भी पैसा एलआईसी ने दिया होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, उसका जो घपला घोटाला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के जरिए हुआ, उससे एक बड़ा नुकसान एलआईसी का हुआ। एलआईसी ने पीएनबी को भी लगभग 1400 करोड़ रुपए उसके भी डूब गए। इतना ही नहीं, कुछ और बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन सारे बैंकों को उसने अपने तौर पर पैसा दिया हुआ है। आईडीबीआई बैंक जब कंगाल होने की स्थिति में आया तो किसने खरीदा? 13,000 करोड़ के लगभग एलआईसी ने ही लगाया और 91% 51% की हिस्सेदारी आज की तारीख में एलआईसी की है। एलआईसी हर चीज को उबारता रहा है, लेकिन इसी दौर में ऐसा क्या होता है? मोदी का